फ्रैंकेनस्टीन, बेहिसाब ठंडी और ढेर सारा लावा, इन सब में क्या समानता है? इन सब की शुरुआत माउंट टैम्बोरा से हुई थी। इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी का असर इतना गहरा था कि 1 साल बाद भी स्विट्जरलैंड में इसे महसूस किया गया, और ये जगहें एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं। जल्दी हमें फिर से ऐसा ही कुछ झेलना पड़ सकता है। बने रहें, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि 2025 में अगला विस्फोट कहां होने की उम्मीद है। 1815 में माउंट टैम्बोरा में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे वायुमंडल में बारीक कणों का एक विशाल बादल छा गया। इस बादल ने सूरज की रोशनी को रोका, जिससे दुनिया ठंडी हो गई, और 1816 में गर्मी ही नहीं आई, तापमान बहुत गिर गया, फसलें बर्बाद हुई और दुनिया भर के परिवारों को भोजन की कमी और कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। मजेदार बात यह है कि फ्रैंकेनस्टीन की कहानी 1816 की उस असामान्य ठंड की वजह से लिखी गई थी। लेखिका स्विट्जरलैंड में घर के अंदर फंस गई थी और समय बिताने के लिए उन्होंने ये कहानी लिखी। लेकिन ये इकलौता सकारात्मक परिणाम था। इंग्लैंड और आयरलैंड में लोग खाने के लिए तरस रहे थे। उस साल फसलें बहुत खराब थीं और बिना गर्मी के उस साल ने कई जानें ले ली। ये सब इंडोनेशिया में हुए उस विस्फोट की वजह से हुआ। तब से कई और ज्वालामुखी फटे हैं, लेकिन किसी का भी असर टैम्बोरा जैसा भयानक नहीं रहा। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा के प्रोफेसर मार्कस टॉफेल का दृढ़तापूर्वक मानना है कि इस तरह के विशाल ज्वालामुखी विस्फोट सिर्फ महज एक संयोग या किस्मत की बात नहीं, बल्कि समय की बात है। तो अब ये हम पर है। हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ सकते हैं या आज से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। भविष्य का ये विस्फोट एक ऐसी दुनिया में होगा जो 1815 से बहुत अलग है। न केवल हमारी आबादी अब बहुत ज्यादा है, बल्कि हमने ऐसे बदलाव भी देखे हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अब अगर आपको लगता है कि ज्वालामुखी हमेशा बुरे होते हैं, तो फिर से सोचिए। उन्होंने वास्तव में हमारी धरती को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे जमीन बनाने, वायुमंडल के विकास और जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए येलोस्टोन को ही दे दीजिए। जब गाढ़ा लावा सतह पर आया तो वो चारों ओर फैल गया और उस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वे लावा, राख और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का मिश्रण छोड़ते हैं। लेकिन चिंता न करें, जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन की तुलना में ज्वालामुखियों से निकलने वाली मात्रा बहुत कम है। वैज्ञानिक असल में सल्फर डाइऑक्साइड पे नजर रख रहे हैं, क्योंकि इसका हमारी जलवायु पर बड़ा असर पड़ सकता है। जब कोई बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड समताप मंडल तक पहुंच सकती है, जो वायुमंडल में लगभग 7 मील ऊपर है। वहां पहुंचकर ये छोटे एरोसोल कणों में बदल जाता है, जो सूरज की रोशनी को बिखेरते हैं, जिससे ग्रह को ठंडा करने में मदद मिलती है। हालांकि ये शीतलन प्रभाव तुरंत नहीं होता है। वे कण कुछ सालों तक टिके रह सकते हैं और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। आजकल हमारे पास अंतरिक्ष से सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन की निगरानी के लिए विशेष उपकरण हैं। फिलीपींस के माउंट पिनाटोबो को ले लीजिए। 1991 में इसके विस्फोट के दौरान इसने लगभग 15 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ी थी। अब हालांकि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये टैम्बोरा के विस्फोट जितना बड़ा नहीं था। फिर भी पिनाटोबो कई सालों तक वैश्विक तापमान को लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस कम करने में सफल रहा। दूसरी ओर टैम्बोरा ने औसत वैश्विक तापमान को लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिरा दिया। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास करें, इससे फर्क पड़ता है। अगर ग्रह सिर्फ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी गर्म होता है तो ये समुद्र के स्तर को वास्तव में बिगाड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सदी के अंत तक हम 8 इंच तक की वृद्धि देख सकते हैं। इससे बहुत सारी खेती वाली जमीन और तटीय आवास नष्ट हो सकते हैं, जो कई समुदायों के लिए एक बड़ा झटका होगा। तो शायद ज्वालामुखी विस्फोट, जो ग्रह को ठंडा कर सकता है, हमारी मदद करने वाला एक प्राकृतिक तंत्र है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हालांकि ये ग्रह को ठंडा करता है, लेकिन इस धोखे में ना रहें कि ये वैसी ठंडक है जिसकी हमारे ग्रह को जरूरत है। तापमान में इस तरह के बदलाव फसलों को बुरी तरह बर्बाद कर सकते हैं, जैसा कि 1816 में हुआ था। इस बात के भी सबूत हैं कि बड़े विस्फोट बारिश के पैटर्न को बिगाड़ सकते हैं, जिससे अफ्रीका और एशिया के मानसून क्षेत्रों में सूखा पड़ सकता है। देखिए, गर्मियों का मानसून जमीन और समुद्र के बीच तापमान के अंतर पर निर्भर करता है, जिससे ज्वालामुखी गतिविधि बदल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि गर्म जलवायु ज्वालामुखी विस्फोटों के शीतलन प्रभाव को बढ़ा सकती है।
विशेषज्ञ बताते हैं कि एरोसोल कणों का बनना और उनकी गति जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, तेज हवा का संचार छोटे एरोसोल कणों का कारण बन सकता है, जो सूरज की रोशनी को बिखेरने में अधिक प्रभावी होते हैं और इस तरह शीतलन प्रभाव को तेज करते हैं। महासागर भी इस प्रक्रिया में योगदान देते हैं। स्टोफेल के अनुसार गर्म होती समुद्र की सतह एक स्तरित परत बनाती है जो गर्म और ठंडे पानी के मिश्रण में बाधा डालती है, जिसका अर्थ ये हो सकता है कि ज्वालामुखी विस्फोट मुख्य रूप से समुद्र की ऊपरी परत और उसके ऊपर के वातावरण को ठंडा करते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन सीधे ज्वालामुखी प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है। बर्फ का पिघलना दबाव को कम करके और अधिक विस्फोटों को जन्म दे सकता है, जिससे मैग्मा अधिक आसानी से ऊपर आ सकता है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बढ़ी हुई बारिश जमीन में रिस सकती है और मैग्मा के साथ मिल सकती है, जिससे संभावित रूप से विस्फोट हो सकते हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन के बीच ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ठंडक की संभावना फायदेमंद लग सकती है, लेकिन वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। इसके तत्काल परिणाम गंभीर हो सकते हैं, विशेष रूप से सक्रिय ज्वालामुखियों के पास रहने वाले अनुमानित 80 करोड़ लोगों के लिए। एक बड़ा विस्फोट पूरे शहरों को तबाह कर सकता है। उदाहरण के लिए, इटली के नेपल्स के पास स्थित कैंपी फ्लेग्रे बढ़ी हुई गतिविधि के संकेत दे रहा है और लगभग 10 लाख लोगों के जीवन के लिए खतरा बना हुआ है। अब यदि आप ओरेगन से हैं तो सावधान रहें, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस राज्य में ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं। क्या आप डरे हुए हैं? मत डरिए, ये वास्तव में उतना डरावना नहीं है जितना लगता है। मुझे समझाने दीजिए कि क्यों। ओरेगन में 80 से अधिक ज्वालामुखी हैं, लेकिन हमें उनमें से किसी एक में भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये एक पानी के नीचे का ज्वालामुखी है जिसके 2025 में फटने की संभावना है। एक्सियल सी माउंट पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, फिर भी ये तट से लगभग 300 मील दूर और समुद्र की सतह से लगभग 1 मील नीचे स्थित होने के कारण जनता के लिए काफी हद तक अज्ञात है। हालांकि इसके आगामी विस्फोट से सुनामी या महत्वपूर्ण भूमि आधारित भूकंपों का कोई खतरा होने की उम्मीद नहीं है। इसकी गहराई और कैस्केडिया फॉल्ट से दूरी के कारण इसके विस्फोटों के अध्ययन से प्राप्त डेटा संभावित रूप से अधिक खतरनाक ज्वालामुखियों की हमारी निगरानी को बेहतर बना सकता है। तो चलिए इसे एक दोस्ताना विस्फोट कहते हैं। वास्तव में विस्फोटों की भविष्यवाणी करना एक जटिल प्रयास है। हम अक्सर डरावनी सुर्खियां देखते हैं, जैसे कि येलोस्टोन फटने वाला है, या हमें इन दावों को गंभीरता से लेना चाहिए? वास्तव में नहीं। हाँ, येलोस्टोन एक सक्रिय सुपर वोल्केनो के ऊपर स्थित है, जिसने पिछले 21 लाख वर्षों में 3 प्रमुख विस्फोटक विस्फोटों का अनुभव किया है। पिछला विस्फोट लगभग 70,000 साल पहले हुआ था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विस्फोट लगभग 6,31,000 साल पहले हुआ था, जिससे विशाल येलोस्टोन कैल्डेरा बना था। स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग इस बारे में उत्सुक हैं कि क्या येलोस्टोन फिर से फटेगा और ऐसा कब हो सकता है। सौभाग्य से वैज्ञानिक इन सवालों की गहराई में जाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि येलोस्टोन में जल्द ही किसी अन्य बड़े विस्फोट की संभावना नहीं है। इसका कारण यह है कि पार्क के नीचे का मैग्मा अलग अलग कक्षों के नेटवर्क में विभाजित है। हालांकि वहां मैग्मा की पर्याप्त मात्रा मौजूद है, लेकिन यह विस्फोट का समर्थन करने के लिए पर्याप्त रूप से आपस में जुड़ा नहीं है। पिछले अध्ययनों ने येलोस्टोन के नीचे मैग्मा की एक विशाल परत के अस्तित्व का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ये नवीनतम निष्कर्ष उस धारणा को बदल देते हैं। भूमिगत गतिशीलता की स्पष्ट समझ हासिल करने के लिए शोधकर्ताओं ने मैग्नेटोटेल्यूरिक्स नामक तकनीक का उपयोग किया, जो भूकंपीय तरंगों के बजाय पृथ्वी के प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करती है। चूंकि मैग्मा बिजली का एक अच्छा संवाहक है, इसलिए विधि पिघली हुई चट्टान का मानचित्रण करने और ज्वालामुखी रूप से सक्रिय क्षेत्रों में भूमिगत गतिविधि को समझने के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। मैग्नेटोटेल्यूरिक्स का इस्तेमाल कर वैज्ञानिकों ने येलोस्टोन के नीचे मैग्मा का एक विस्तृत नक्शा तैयार किया, जिससे वे भविष्य के विस्फोटों के बारे में बेहतर भविष्यवाणियां कर सकें। लेकिन क्या होगा अगर माउंट टैम्बोरा जैसा ही कोई विस्फोट हो जाए? कुल मिलाकर जलवायु में भारी उथल पुथल मच जाएगी। हाँ, बड़े बड़े वैज्ञानिक इसका समाधान ढूंढ रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, लेकिन अभी तक उनके पास कोई हल नहीं है। तो तकनीकी तौर पर हम दूसरे माउंट टैम्बोरा के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम काफी हद तक सुरक्षित हैं। किसी बड़े विस्फोट की कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है।